अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एक कॉम्प्लिकेशन होती है। न्यूरोलेप्टिक यानी जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है ना, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये सिंड्रोम होता है। ठीक है, एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होती हैं, तो मोस्टली जो यंग एडल्ट्स हैं उनको ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हो सकता है एनी टाइम, यूजुअली विद इन फर्स्ट 30 डेज ऑफ द यूज़। पहले 30 दिनों में ये हो सकता है इन अबाउट लेस देन 2% ऑफ द पेशेंट। अब इसकी एग्जैक्ट वजह तो नहीं पता, लेकिन डोपामिन एंटागोनिज्म जो है इसका लाइकली कॉन्ट्रीब्यूटर है। डोपामिन एंटागोनिज्म की वजह से ये हुआ है। ठीक है, तो है मेडिकल इमरजेंसी, इमीडिएट इसमें अटेंशन देनी होती है। तो इसके फीचर्स क्या होंगे, याद रखिए। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है वो कोर टेट्रेड है। 4 चीज़ें होती हैं टेट्रेड। पहला, फीवर यानी हाइपरथर्मिया होगा, याद रखिए, बुखार होगा, हाई फीवर, अनरेगुलेटेड बॉडी टेम्परेचर। ये बहुत क्रूशल और डेंजरस साइन होता है हाइपरथर्मिया, जिसकी वजह से पेशेंट का ऑर्गन डैमेज हो सकता है। दूसरा, इसमें ट्रेमर्स और रिजिडिटी होगी। बुखार है, ट्रेमर्स और रिजिडिटी, इसमें लेड पाइप रिजिडिटी होती है, पूरी बॉडी के मसल स्टिफ हो जाएंगे इतनी ज़्यादा कि उसकी वजह से भी हाइपरथर्मिया हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। रिजिडिटी की वजह से भी हाइपरथर्मिया हो रहा है, इसलिए हम ट्रीटमेंट में देखेंगे आगे कि हम डेंट्रोलिन मसल रिलैक्सेंट देते हैं। तीसरा, इसमें जो है ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी है, यानी डिसफंक्शन हो गया है इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का, जिसकी वजह से वाइटल साइंस फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कैसे वाइटल साइंस? जैसे टैकीकार्डिया होगा, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होगा, फ्लक्चुएट करेगा, हाई लो, डायाफोरेसिस होगी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा, टैकिपनिया, डिसएरिथमिया। ठीक है, एरिथमियाज भी हो रही हैं, और ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी हो गई, फीवर हो रहा है, ट्रेमर एंड रिजिडिटी, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी, और लास्टली डेलीरियम यानी एल्टर्ड मेंटल स्टेटस, जो कन्फ्यूजन भी हो सकती है और एजिटेशन से लेके स्टूपर एंड कोमा भी हो सकता है। ठीक हो गया। यहाँ इनाम दानिश में फर्दर इसने लिखे, लेकिन मेन न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम का, मैलिग्नेंट सिंड्रोम के टेट्राड होता है: फीवर, रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन एंड डेलीरियम। ठीक है, उसके बाद के याद रखिए इसकी डिफरेंशियल क्या हो सकती है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, वो भी ड्रग इंड्यूस्ड होता है, लेकिन उसमें फीवर नहीं होता एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम में। ठीक है, यहाँ पर फीवर है जो बहुत ख़तरनाक है। लैब इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर डायग्नोसिस नहीं लिखी हुई, आपको क्या मिलेगा, क्रेटिनिन काइनेज, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज एलिवेटेड होगा, क्योंकि ब्लड में वो रिलीज़ हो रहा है, मसल डैमेज हो रहा है ना, तो सिवियर मसल रिजिडिटी हो गई है पेशेंट को, तो उससे क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज बढ़ेगा और रेब्डोमायोलाइसिस होगी, किडनी फेलियर में जा सकती है। दूसरा, ल्यूकोसाइटोसिस, वाइट ब्लड सेल ज़्यादा मिल सकते हैं, इसका मतलब है सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है। मैनेज कैसे करना है? अच्छा, कॉम्प्लिकेशन देख लें तो रीनल फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्रोनिक सेरिबेलर सिंड्रोम। मैनेज आप इसको इस तरह करना है, इमीडिएटली आपने जो पेशेंट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन खा रहा है उसको डिसकंटिन्यू करना है। पहला स्टेप जी ट्रीटमेंट का ये है कि जिस वजह से हो रहा है उस एंटीसाइकोटिक को ही बंद किया जाए। सारे जो सस्पेक्टेड अगर पॉजिटिव एजेंट्स हैं तो उनको स्टॉप किया जाए। सपोर्टिव थेरेपी यानी इमरजेंसी इसको आईसीयू में एडमिट करना है पेशेंट को सीवियरिटी और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस के लिए। हाइड्रेशन इंश्योर करनी है, आईवी लाइन हाइड्रेशन हो, किडनीज को प्रोटेक्ट करना है हमने रेब्डोमायोलाइसिस से। हाइपरथर्मिया को कैसे कम करेंगे? कूलिंग मेजर्स जो है ना एग्रेसिव, वो इसमें फ़ायदे के नहीं है। कूलिंग ब्लैंकेट, आइस पैक, बुखार वाली दवाइयाँ, एंटीपायरेटिक्स, इससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है सेंट्रल डिसरेगुलेशन हुई है। तो हम फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, डेंट्रोलिन सोडियम देंगे जो डायरेक्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, तो वो टेम्परेचर को डाउन करेगा, ठंडा करेगा पेशेंट को, हाइपरथर्मिया सही होगा, क्योंकि इससे रिजिडिटी सही होगी। दूसरा, ब्रोमोक्रिप्टिन जो है ना, ये भी डायरेक्टली जो है ना जाके डोपामिन ब्लॉकेट के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी डोपामिन का एगोनिस्ट है, तो ये डोपामिन लेवल को ब्रेन में रीस्टोर करेगा, क्योंकि पेशेंट एंटीसाइकोटिक्स खा रहा था, एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स, तो अब ये डोपामिन का एगोनिस्ट हम दे सकते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, वो भी यहाँ नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, एंटी स्पाज्मोटिक डेंट्रोलिन देंगे फीवर के लिए और डोपामिनर्जिक ब्रोमोक्रिप्टिन। दूसरा, अब प्रोग्नोसिस इसकी वैसे वेरी सीरियस है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। 20% मोर्टेलिटी है अगर अनट्रीटेड, 5% अगर हमने अच्छा ट्रीटमेंट दिया। अर्ली रिकॉग्निशन और इसकी अग्रेसिव मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट के सर्वाइवल के लिए और कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। ठीक है, अब इसमें फर्दर ट्रीटमेंट जो है डेविडसन से मैंने रीड किया था, तो कार्डिक एरिथमियास जो हो रही हैं फिर उसमें क्या होता है कि क्यूटीसी प्रोलोंगेशन होती है।
ठीक है। एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ ना टिपिकल या एटिपिकल क्यूटीसी इंटरवल को प्रोलॉन्गेट करती हैं, ईसीजी पे हमें पता चलता है। क्यूटीसी यानी हार्ट वेंट्रिकल्स जो है कितना टाइम ले रहे हैं डीपोलराइज और रीपोलराइज होने में। प्रोलॉन्ग क्यूटीसी है तो मतलब रीपोलराइजेशन में डिले आ रहा है, ठीक है। तो लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया हो सकती हैं। तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, टॉर्सिड्स डी पॉइंटस, सडन डेथ हो सकती है एरिथमिया से। एरिथमियास के लिए हमें क्या करना है, एक तो रिव्यू करना है। पेशेंट एंटीसाइकोटिक जो भी खाते हैं ना उनकी हमने ईसीजी करवानी होती है, उनकी क्यूटीसी प्रोलोंगेशन और एरिथमियास को चेक करते रहना होता है। तो उस हिसाब से फिर हमने डोज को रिड्यूस करना होता है या फिर एंटीसाइकोटिक स्विच करनी होती है। वो एंटीसाइकोटिक देनी होती है जिसमें फिर क्यूटीसी की प्रोलोंगेशन कम हो, लो रिस्क हो, ठीक है। तो इसलिए हम ईसीजी करवाते रहते हैं एंटीसाइकोटिक वाले पेशेंट्स को जो खा रहे हैं एंटीसाइकोटिक। केयरफुल ईसीजी मॉनिटरिंग, और स्पेशली उनमें अगर पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या कोई और क्यूटीसी प्रोलॉन्ग वाली ड्रग खा रहा है या उसको अगर रिस्क फैक्टर्स हैं इस तरह के, तो हमने ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है। ट्रीटमेंट अगर एरिथमिया हो गए, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हुआ, एरिथमिया हो रहे हैं, तो कार्डियोवर्जन या एंटी एरिथमिक मेजर्स फिर हमने करने होते हैं। टॉर्सिड्स डी पॉइंटस जो है वो तो लाइफ थ्रेटनिंग है और उसमें इमीडिएट इंटरवेंशन करनी होती है, हमने मैग्नीशियम सल्फेट देना होता है, ठीक है। दूसरा बस इसमें फिर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की ही जो है मैनेजमेंट है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि हमने पेशेंट को जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी होती है और जनरल सपोर्ट देनी है पेशेंट की और फैमिली की एजुकेशन, साइको एजुकेशन। सोशल ट्रीटमेंट है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, फिर उसका फिर अलग ट्रीटमेंट हो गया स्किज़ोफ्रेनिया का, रिहेबिलिटेशन और डिस्ट्रप्शंस को एड्रेस करना, रिलेशनशिप, अकोमोडेशन, ऑक्यूपेशन, सपोर्ट सर्विस, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस भी हमने देनी होती है, ग्रेडेड रिटर्न टू एम्प्लॉयमेंट, पहले पार्ट टाइम फिर लेस डिमांडिंग रोल्स, ये भी बेनिफिशियल है, सपोर्टेड अकोमोडेशन, लॉन्ग टर्म सुपरवाइज्ड अकोमोडेशन, शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केयर दी जाती है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के थ्रू। फिजिकल हेल्थ को भी एड्रेस किया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया वालों को, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज़, स्ट्रोक का अगर रिस्क ज़्यादा होता है क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया वालों को, तो उनकी जो है फिज़िकल इलनेस को भी एड्रेस करेंगे, फिज़िकल हेल्थ को। प्रोग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया की वैसे वेरिएबल आउटकम होता है, रूल ऑफ थर्ड होता है, यानी 1/3 में गुड आउटकम है, 1/3 को क्रोनिक इनकैपेसिटेटिंग स्किज़ोफ्रेनिया होगा और बाकियों को रिलैप्सेस होंगे हर साल, हर एपिसोड के बाद। अब फंक्शनल इम्पेयरमेंट की बात करें तो पर्सन की जो एबिलिटी है काम करने की, वो स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और उसको फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो खुद इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, सुसाइड का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है सुसाइडल आइडिएशन की, प्रॉम्प्ट हमने इंटरवेंशन करनी होगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी होगी और मेडिकेशन को एडजस्ट करना, ठीक है। तो फिर वो सारा ट्रीटमेंट स्किज़ोफ्रेनिया का भी हो गया। तो यानी सोशल ट्रीटमेंट देखा हमने, प्रोग्नोसिस देखी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और कार्डियक एरिथमियास। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। और टेट्रेट हमने देखा इसके क्लिनिकल फीचर का।